Hello students, welcome to Kalam PCS. I hope all of you are gearing up for the upcoming mains of 71st BPSC. इससे पहले जो वीडियोस आए हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं जो प्री का पेपर हुआ है वो कैसा रहा, उसकी क्या एनालिसिस रही, वो हमने सब देखा। इसके अलावा ऑफिशियल आंसर कीज जो बिहार आयोग ने रिलीज की हैं उस पर हम एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद देखिए फिलहाल जो है वी आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोग्राम ऑफ 71st बीपीएससी मेंस बूस्टर। इनमें आपको एक वीडियो की सीरीज होगी जिसमें कि जो करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं जो मेंस के पर्सपेक्टिव से विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब के सब टॉपिक जो है इसमें कवर किए जाएंगे। और इसके अलावा इन वीडियोस में जो भी डिस्कस किया जाएगा उसके रिलेटेड माइंड मैप्स और जो उसके पीडीएफ हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कलाम पीसीएस पर आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो आप देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार। आपने फिलहाल अभी कुछ न्यूज देखे होंगे, कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनमें ये डिबेट चल रही है, डिस्कशन चल रहा है। इवन इन द सुप्रीम कोर्ट आल्सो द टॉपिक ऑफ इलेक्टोरल रोल्स रिवीजन इज थॉरोली डिस्कस्ड। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट भी जारी की है 7 अक्टूबर, जब ये इलेक्टोरल रोल्स पे डिस्कशन किया जाएगा। तो फिलहाल ये एसआईआर या फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है, इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं, इसके अलावा और रिवीजन के और कितने टाइप्स होते हैं, व्हाट आर द लीगल बेसिस ऑफ दीज रिवीजन्स, ये सब का सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा व्हाट आर द आर्गुमेंट्स दैट द ईसीआई हैज प्रोवाइडेड और इलेक्शन कमीशन हैज प्रोवाइडेड इन द सपोर्ट ऑफ एसआईआर, और व्हाट आर द काउंटर आर्गुमेंट दैट द क्रिटिक्स हैज बीन आर्ग्यूड अगेंस्ट दिस एसआईआर इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार। तो आगे का क्या प्रोसेस है, क्या इनकी स्टेजेस हैं, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कैसे इसमें ट्रांसपेरेंसी है, क्या क्या इश्यूज आएंगे, ये सारा का सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट आर द इलेक्टोरल रोल्स। तो इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं? देखिए, इलेक्टोरल रोल्स अगर हम आम जन की भाषा में समझें तो इलेक्टोरल रोल्स को ही हम क्या कहते हैं? वोटर्स लिस्ट कहते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो वहां पर रजिस्टर्ड इलेक्टर्स हैं या फिर वोटर्स हैं, उनका ही एक जो लिस्ट होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? इलेक्टोरल रोल्स कहते हैं। और इलेक्टोरल रोल्स कौन तैयार करता है? ये तैयार करता है, इसको पावर किसको दी गई है? पावर वो इज वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324, अंडर आर्टिकल 326। ठीक है, तो आर्टिकल 324 क्या कहता है? आर्टिकल 324 अगर आप देखो तो Article 324 has vested the power of superintendence, direction and control of electoral rolls for parliament elections और state legislature elections। ठीक है, तो ये इलेक्टोरल रूल्स जो बनाने की जो पावर है, उन पर सुपरिटेंडेंस हो गया, उन पर डायरेक्शन हो गया, कंट्रोल हो गया, ये पावर किसको दी गई है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अंडर द आर्टिकल ऑफ 324 एज वेल एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। तो इनके अंडर ही जो है इलेक्शन कमीशन रोल क्या है? तैयार करता है, यही क्या कहलाते हैं? इलेक्टोरल रोल्स कहलाते हैं। अब मेन हमारा जो टॉपिक है, व्हाट इज द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है? इसके पहले आप ये जानो कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिवीजन एंड व्हाट आर द लीगल बेसिस ऑफ दीज रिवीजन्स। तो अगर आप देखो इसमें टाइप्स ऑफ रिवीजन, अगर यहां पर टाइप्स ऑफ रिवीजन की बात करी जाए तो मेनली यहां पर कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिवीजन। फर्स्ट इज इंटेंसिव, सेकेंड इज समरी एंड द थर्ड इज स्पेशल। तो इंटेंसिव, समरी और स्पेशल। इंटेंसिव की बात की जाए तो इंटेंसिव रिवीजन्स आर दोज रिवीजन्स इन विच वी कंसीडर द एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल्स एज आउटडेटेड। हम उनको यूज में नहीं लेते हैं, हम फिर से एक फ्रेश प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और फिर से एक जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है हाउस टू हाउस इनैमरेशन से। अगर इसमें से देखो तो हाउस टू हाउस इनैमरेशन,
जो ऑफिसर्स होते हैं, बीएलओज होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, या फिर जो वॉलंटियर्स होते हैं, वो हाउस टू हाउस एनुमरेशन करते हैं, हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, तो ये प्रोसेस किस में अपनाई जाती है? ये प्रोसेस अपनाई जाती है इंटेंसिव में, जहां पर आपके जो एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल्स हैं वो आउटडेटेड माने जाते हैं और फिर से एक पूरी प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। इसके अलावा देखिए एक समरी रिवीजन वो होते हैं। समरी रिवीजन मतलब ये समझ लीजिए आप कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल्स या वोटर लिस्ट है उसी को कंसीडर किया जाता है, उसी में नए अपडेट्स किए जाते हैं। डिलीशन हो गया या फिर एडिशन हो गया, किसी नाम को ऐड करना है, अगर किसी की डेथ हो गई तो डिलीट करना है, कोई एरर्स हैं उनको हमें रेक्टिफाई करना है, तब जाके ये कौन सा रिवीजन हो गया? समरी रिवीजन हो गया, जो कि हमारा जो है हर साल क्या है, लगभग चलता रहता है। इसके अलावा हो गया स्पेशल रिवीजन आप कह लीजिए जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हो या फिर कुछ बेसिक स्पेशल नीड्स हो, कोई पॉलिटिकल नीड्स हैं, लीगल नीड्स हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में अगर एक्सक्लूजन एरर है या इंक्लूजन एरर है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो है तब जाके हम क्या करते हैं, स्पेशल रिवीजन को ऑप्ट करते हैं। तो ये 3 प्रोसेस हैं। अब बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में अगर आप देखो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन्स, इसके 2 पार्ट हैं, एक तो स्पेशल रिवीजन प्लस इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल है मींस कुछ पर्टिकुलर नीड्स हैं, कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया हैं या प्रोसेस जो हमारी इसमें नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए इसमें स्पेशल रिवीजन को लाया गया है। कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको हटाने के लिए। प्लस ये इंटेंसिव क्यों है? क्योंकि इसमें एग्जिस्टिंग रोल तो लिया ही गया है। जो हमारा 2003 में बिहार में जो SIR हुआ था उसमें जो इलेक्टोरल रोल्स था उसको तो कंसीडर किया गया है, प्लस ये इसमें हाउस टू हाउस एनुमरेशन भी किया गया है, जिनमें क्या अपॉइंट किए गए हैं? एन्यूमरेटर्स अपॉइंट किए गए हैं। एन्यूमरेटर्स का काम क्या होता है? ये आपका हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करेंगे डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, इसके बाद रोल आता है BLOs का या फिर बूथ लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं, BLOs, बूथ लेवल ऑफिसर्स। फिर रोल आता है EROs का। EROs कौन हो गया? इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो कि लिस्ट को तैयार करता है, फाइनल वेरीफाई करता है, वही EROs कहलाते हैं। ठीक है, तो SIR हमने देखा। SIR क्या है? डोर टू डोर वेरिफिकेशन या हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन बाय द एन्यूमरेटर्स एंड BLOs ऑफ इलेक्टोरल रोल्स थ्रू हाउस टू हाउस एनुमरेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो गया। इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के 2 पार्ट्स हैं। आप कह सकते हो ये हाइब्रिड नेचर का है। हाइब्रिड नेचर का क्यों है? क्योंकि इट हैज बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ इंटेंसिव एज वेल एज समरी रिवीजन। तो इसमें दोनों ही कंपोनेंट्स हैं, इंटेंसिव भी है और समरी रिवीजन है। समरी रिवीजन क्यों है? क्यों ये इंटेंसिव है और स्पेशल भी है? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग रोल्स, इलेक्टोरल रोल्स हैं, उनको भी कंसीडर किया गया है, प्लस इनका वेरिफिकेशन भी होना है हाउस टू हाउस एनुमरेशन के थ्रू। इसीलिए दैट इज कॉल्ड द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? इसके अलावा देखिए, व्हाट आर द लीगल बेसिस दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कंडक्टिंग द SIR इन बिहार। तो आखिर इसके क्या लीगल बेसिस हैं? क्या कहां पर यह पावर दी गई है इलेक्शन कमीशन को? अगर आप देखो सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट या फिर RPA एक्ट ऑफ 1950, सेक्शन 21 में ये मेंशन हुआ है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर प्रिपरेशन एंड रिवीजन फॉर इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, तो यहां पर इलेक्शन कमीशन को एक पावर दी गई है कि वो रोल्स को रिवाइज भी कर सकता है और प्रिपेयर तो करता ही है। इसमें जब आगे देखेंगे तो आगे लिखा होगा एक स्पेशल रिवीजन एट एनी टाइम। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन रिवाइज द इलेक्टोरल रोल्स एट एनी टाइम। और जनरली वैसे कब होता है? जनरली अपडेट तो होते ही रहते हैं बिफोर द जनरल इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर, और बाई इलेक्शंस जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होते हैं तब भी इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं? रिवाइज किए जाते हैं। देखिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए जितने भी इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, इन सबको जो BLAs होते हैं या फिर बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको भी इलेक्टोरल रोल्स प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो भी वोटर्स हैं उन सब में एक ट्रांसपेरेंसी रहे,
इलेक्टोरल रोल्स में जो है वो जो नाम ऐड किए गए हैं उनमें भी ट्रांसपेरेंसी रहे और पॉलिटिकल पार्टीज तक ये मैसेज जाए कि होल प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन इज ट्रांसपेरेंट, so that the credibility of the Election Commission of India will be maintained. Okay, तो ये हो गया सेक्शन 21 ऑफ द आरपी एक्ट 1950। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आर्टिकल 324 ऑफ पार्ट 15th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप आर्टिकल 324 को विजिट करेंगे तो देयर इज अ प्रोविजन in which the election commission has vested with the power of superintendence and direction as well as the control of the electoral rolls। ठीक है, तो इलेक्टोरल रोल्स को डायरेक्ट करने में, सुपरिटेंडेंट या फिर उसमें सुपरवाइज करने में, उनको कंट्रोल करने में, ये सब पावर कहां दी गई है? आर्टिकल 324 के थ्रू दी गई है। देखिए ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, इनको क्यों स्लाइड्स में डाला गया है, चाहे वो सेक्शन 21 हो गया आरपीए एक्ट का 1950 या फिर आर्टिकल 324 हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 15। अगर कोई क्वेश्चन आता है एसआईआर पे बिहार में, या तो ये जीएस 1 में है, करंट इवेंट्स में आ सकता है सेक्शन 2, या फिर पॉलिटी जीएस 2 में आ सकता है सेक्शन 1। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर एक्सप्लेन द एसआईआर प्रोसेस इन बिहार, व्हाट आर द हर्डल्स, एक्सप्लेन द इंपैक्ट और क्रिटिकली एनालाइज द एसआईआर प्रोसेस इन बिहार। ठीक है, तो आपको ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर द लीगल बेसिस ऑन विच बेसिस द ईसीआई इज कंडक्टिंग द एसआईआर इन बिहार। तो इन दोनों में आपको एसआईआर क्यों, कैसे हो रहा है, इनमें अगर आप ये आर्टिकल 324 नहीं मेंशन करेंगे और सेक्शन 21 ऑफ आरपीए एक्ट 1950 अगर मेंशन नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यही क्या है, यही कोर डिमांड है उस क्वेश्चन की। तो ये आपको समझना होगा कि यहां पर जो डिस्कस किया जा रहा है, व्हाई इट इज सो डिफरेंट, सो इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें जो कंटेंट है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको कैसे जो है मेंस में रिप्रेजेंट करेंगे अपने आंसर्स में। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे वैल्यू एडिशन पॉइंट है आपके मेंस के आंसर्स में। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर आप चाहें तो यू कैन नोट इन योर नोट्स ऑल्सो, यू कैन राइट डाउन दीज पॉइंट्स इन योर नोट्स ऑल्सो, ताकि आप बाद में क्या है इनको रिवाइज कर सको कि आखिर जो स्टैटिक पोर्शन में जो डायनेमिक पार्ट है वो आप कैसे लिंक कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द 2 और मोर बेसिस ऑन ऑफ ईसीआई। ठीक है, कि किसकी बेसिस पर जो है एसआईआर कंडक्ट कराया जा रहा है बिहार में। ठीक, इसके अलावा देखिए स्टेजेस ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्या स्टेजेस हैं, किन स्टेजेस में जो है एसआईआर को कंडक्ट किया जाता है? तो देयर आर मेनली 2 स्टेजेस, मींस प्री रिवीजन एक्टिविटीज एंड सेकंड इज, एक तो हो गया प्री रिवीजन एक्टिविटीज, सॉरी, एंड सेकंड इज रिवीजन एक्टिविटीज। अगर प्री रिवीजन एक्टिविटीज की बात करी जाए तो प्री रिवीजन एक्टिविटीज में क्या होता है, जो हाउस टू हाउस एनिमरेशन होता है, जो एनिमरेटर्स होते हैं वो हाउस टू हाउस विजिट करते हैं फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर डेट, आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो गया आपके और आपके पेरेंट्स का। ये सारे के सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं एज मेंशन्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स को ये क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं एट हाउस होल्ड लेवल। तो यहाँ पर जो है एक वोटर लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाती है, जो कि क्या कहलाएगी, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल। एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया जाता है। देखिए इसमें ही हम क्या करते हैं, जो नए वोटर्स हैं जो 18 इयर्स ऑफ एज जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आपको ये पता होगा कि 61st अमेंडमेंट 1988 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू ही क्या हुआ, जो वोटिंग एज थी उसमें एज को क्या किया गया, एज ऑफ वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 इयर्स। ठीक है, इसके थ्रू ही जो वोटिंग एज थी उसको 18 साल कर दिया गया। अब आपको पता होगा कि जब आपने फर्स्ट टाइम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर किया होगा तो आपने एक फॉर्म फिल किया होगा, फॉर्म 6। फॉर्म 6 के थ्रू ही हम अपना नाम जो है इलेक्टोरल रोल में ऐड कराते हैं जब हम 18 साल के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है फॉर्म 6। तो इसके बाद देखिए ये जो प्री रिवीजन एक्टिविटीज है इसमें हम यही करते हैं, फॉर्म 6 होता है जो उनको नाम ऐड कराना होता है, जो न्यूली इलेक्टर्स होते हैं या नए वोटर्स होते हैं वो इसमें नाम ऐड कराते हैं। अगर कोई डिसीज्ड हो गया, कोई डेथ, किसी की डेथ हो गई तो उसका नाम
यहाँ पर रिमूव किया जाता है तो ये डिलीशन की प्रक्रिया होती है, वो इसमें ऐड करी जाती है। कोई एरर वगैरह है तो वो इसमें कंप्लीट करा लिया जाता है ऑन द ग्राउंड लेवल। ठीक है, जब यहाँ पर इतना प्रोसेस पूरा हो जाता है तो तब क्या होता है, तब एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को पब्लिश किया जाता है। ये ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जब पब्लिश किया जाता है फिर हम जाते हैं सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज क्या कहलाती है? रिवीजन एक्टिविटीज। In the revision activities, the objections and the claims are invited by the EROs और electoral registration officers। अब उनके द्वारा क्या किया जाता है, जो भी क्लेम्स हैं, जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, इस मान लीजिए किसी का नाम गलत आ गया या फिर कोई डिसीज बता दिया गया, कोई किसी की डेथ ना हुई हो उसको बता दिया गया कि वो डिसीज्ड हो गया है, ऐसा उसको फिर उसमें जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, जो भी आपके क्लेम्स हैं वो आप ला सकते हो विद सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपके क्लेम डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ला सकते हो सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है फिर सेकंड जो स्टेज है रिवीजन एक्टिविटीज में, इसमें कंसीडर की जाती है। यहां पर फिर एक फाइनल इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किया जाता है। जब एक फाइनल इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर होता है उसके बाद ही फिर इलेक्शन ये कंडक्ट कराए जाते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल इलेक्टोरल रोल हो गया। तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे कि बिहार में ही इसको अभी फिलहाल जो है इंट्रोड्यूस करा गया, इनिशिएट किया गया है। ऑल ओवर इंडिया कब किया जाएगा, ये सारा का सारा हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखिए आप एक एग्जांपल है, ये है इनोमिनेशन फॉर्म का जो कि लोगों को दिया गया है। अच्छा देखिए, पहले जो है बिहार में 2003 में अगर आप देखो तो SIR बिहार में, इससे पहले SIR जो अभी 2025 में हो रही है, इससे पहले SIR हुई है 2003 में। ठीक है, तो 2003 में जो SIR हुई है और 2025 में जो SIR हो रही है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्यों ये जो इंटेंसिव रिवीजन है ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है 2025 का। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है? 2003 में जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उस रिवीजन में जो एग्जिस्टिंग जो इलेक्टोरल लॉज थे उसको ही कंसीडर किया गया था, उसके बाद ही फिर उसको वेरीफाई किया गया था। यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था पहले कि इंटेंसिव रिवीजन में जो इलेक्टोरल लॉज होते हैं वो आउटडेटेड माने जाते हैं और फिर से एक नए इलेक्टोरल लॉज तैयार किए जाते हैं। लेकिन यहां पर 2003 में क्या किया गया था, जो इलेक्टोरल लॉज थे इनको कंसीडर किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर इनको वेरीफाई किया गया। लेकिन अब जो नया इंटेंसिव रिवीजन है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2025 आया है, ये मैंने आपको बताया ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड इन द सेंस कि इसमें स्पेशल प्लस इंटेंसिव प्लस समरी मींस, इसका मतलब ये हो गया कि न्यूमरेटर्स आपके घर तो आएंगे, उनके पास इलेक्टोरल रोल्स भी होंगे इस बार, और उनको फिर से वेरीफाई किया जाएगा विद द प्रूफ ऑफ योर प्लेस ऑफ बर्थ एंड द डेट ऑफ बर्थ ऑफ यू एज वेल एज योर पेरेंट्स। ठीक है, यहां पर नए पॉइंट्स ये है कि पहला तो आपको एक इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करना होगा जो कि आप अपने BLO जो रिस्पेक्टिव BLOs हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, उनको सबमिट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आ गया, सिटीजन्स पे आ गया। पहले क्या होता था, पहले ये इन्यूमरेशन फॉर्म किसके पास होते थे, विद डिटेल डॉक्यूमेंट्स के इंफॉर्मेशन ये किसके साथ होते थे, इन्यूमरेटर के पास जो पहले आते थे। 2003 में ये किया गया था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इन्यूमरेशन फॉर्म आपको खुद फिल करना होगा और उनमें जो प्रूफ है वो आपको देने होंगे। ठीक है, प्रूफ क्या हो गया, जैसे आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ क्या है, एक तो आपका प्लस आपके पेरेंट्स का। तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो है आपको यहां पर फिल करनी होगी। आप ये देखिए, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, फादर्स लीगल गार्जियन नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, स्पाउस नेम हो गया, इनके एपिक नंबर भी हो गए। एपिक नंबर क्या कहलाता है, देखिए आपने जब आपका वोटर आईडी जो होगा, अगर आप अपना वोटर आईडी देखो तो वोटर आईडी में एक नंबर लिखा होता है। ठीक है, वही नंबर क्या कहलाता है, दैट नंबर इज कॉल्ड एपिक नंबर। एंड एपिक स्टैंड्स फॉर इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ठीक है,
देखिए यहां पर क्यों इतना इशू आ रहा है, इस SIR में क्यों इतना बवाल मचा हुआ है इसमें? सिंपल सा रीजन है कि उसमें ये कहा गया है कि जो आधार कार्ड है उसको एक एज अ प्रूफ आप नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपने देखा, एक तो ये फॉर्म हो गया एनुमरेशन फॉर्म जिसको फिल करना है, और इसमें जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया आपका, अपने पेरेंट्स का, ये सब डिटेल्स यहाँ पर देनी है, और इस फॉर्म को सबमिट करना है किसको? BLO को। ठीक, और विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आप देखो तो जो बिहार विधानसभा जो भी चुनाव आने वाले हैं, लगभग लगभग कितने वोटर्स हैं उसमें? 8 करोड़ वोटर्स हैं। ठीक है, 8 करोड़ वोटर्स आर देयर, 8 करोड़ वोटर्स हैं। 8 करोड़ वोटर्स में इसमें ये प्रावधान रखा गया है जो SIR है कि 2003 में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे इलेक्टोरल रोल्स में, उनको वैलिड माना जाएगा, उनको कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। मींस 3 करोड़ जो नए वोटर्स हैं आफ्टर 2003, आफ्टर 2003, ठीक है, इनको अपना जो प्लेस ऑफ बर्थ है, जो डेट ऑफ बर्थ है अपना और अपने पेरेंट्स का, इनके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत है। ठीक है, तभी ये क्या है? ये मैंडेटरी पार्ट है। ठीक है, तो 2003 के बाद जितने भी नए वोटर्स आए हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं, उनको अपना ये प्रूफ देना होगा। ठीक है, जब इलेक्टोरल रोल्स वेरीफाई होंगे तो एनुमरेटर्स को। ठीक है, और ये फॉर्म सबमिट करना होगा BLO को, BLO फिर बाद में ERO के पास जो होगा। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि क्यों इतना ये जो SIR है, इस SIR की क्या ये पूरी प्रक्रिया है, क्या फॉर्म है, किस प्रोसेस से ये गुजर रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा वाई नीडेड इन बिहार, आखिर बिहार से ही क्यों इसको स्टार्ट किया गया, किसी और स्टेट से क्यों स्टार्ट नहीं किया गया? पैन इंडिया ये SIR क्यों अभी तक नहीं लाया गया? एंड वाई इज इट अ डिबेटेबल टॉपिक? क्यों ये एक डिबेट इस पे चल रहा है कि बिहार में ही क्यों लाया गया? आपको पता है कि अपकमिंग नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव हैं, तो कई अपोजिशन पार्टीज हैं जो ये कह रही हैं कि बिहार में जो ये SIR प्रोसेस लाया गया है, ये वोट डिलीशन प्रोसेस है। क्या किया गया है? लोगों के वोट्स को डिलीट करने की एक प्रक्रिया है, जहां पर लोगों को एक फेवर में किसी पार्टी के रखा जाए। खैर ये पॉलिटिकल डिबेट्स हैं, हम इसमें नहीं जाएंगे, हम केवल एक वैल्यू एडिशन मटेरियल यहाँ पर तैयार कर रहे हैं जो हम अपने मेंस के आंसर में लिखेंगे, तो उस हिसाब से ये वीडियो को बनाया गया है। पॉलिटिकल डिबेट्स हम यहाँ पर इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो वाई नीडेड इन बिहार, आखिर बिहार में ही क्यों जरूरत है? देखिए ECI जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, दे आर्ग्यूड दैट इन द लास्ट 10 to 20 years देयर आर ह्यूमंगस माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन। लोग क्या है यहाँ से अपने बिहार के बाहर गए हैं, चाहे काम के लिए हो या फिर चाहे बिजनेस के लिए हो, स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई के लिए गए हो, तो माइग्रेशन काफी बड़ा है अगर पिछले 10 से 20 सालों में। ठीक है, और लास्ट जो SIR हुआ था बिहार में कब हुआ था? 2003 में। तो ECI चाहती है, ECI वांट्स कि there should not be any discrepancies in electoral rolls। वहां कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं होनी चाहिए इलेक्टोरल रोल्स में। तो जो नए नाम है उनको ऐड किया जाए, जो पुराने नाम है उनको डिलीट किया जाए। अगर कहीं डुप्लीकेशन है, किसी नाम का डुप्लीकेशन है, कोई मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी रजिस्टर्ड है एज वेल एज ही इज रजिस्टर्ड इन सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल्सो और इन अदर स्टेट्स ऑल्सो, तो ये जो डुप्लीकेशन है इसको भी क्या है, इस डुप्लीकेशन को भी हटाया जाए। ठीक है, अगर कोई डिसीज है तो उसके नाम को भी हटाया जाए, कोई एरर है उसको जो है रेक्टिफाई किया जाए। इसीलिए SIR को बिहार में फिलहाल लाया गया है। और ECI ने यह भी कहा है कि SIR इन द अपकमिंग डेज और अपकमिंग मंथ्स, अपकमिंग ईयर्स विल बी लॉन्च्ड इन ऑल इंडिया। ठीक है, तो SIR को पूरे भारत में भी लागू किया जाएगा। ये बिहार से स्टार्ट हुआ है। तो पहला जो रीजन हो गया वो क्या हो गया? डुप्लीकेशन ऑफ एंट्रीज ड्यू टू माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो गया? लॉन्ग गैप सिंस लास्ट SIR। 2003 में लास्ट SIR हुआ था बिहार में, अब फिलहाल 20 साल बाद, 20-22 साल बाद हो रहा है 2025 में। तो इस ड्यूरेशन में जितने भी डिस्क्रिपेंसीज आई हैं, जितने भी एरर आए हैं, उन एरर्स को हटाने का एक काम जो है SIR में किया जा रहा है। इसके अलावा देखो, कंप्लेंट्स ऑफ वोटर और रोल मैनिपुलेशन मींस पॉलिटिकल पार्टीज का एक क्लेम है कि यहाँ पर जो है वोटर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, वोटर लिस्ट है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, कई फेवर में किए जा रहे हैं या फिर वोट काटे जा रहे हैं। ये सब की सब को
इन सब के जो जो ये आरोप लग रहे हैं उनको हटाने के लिए, ठीक है, इन सबको हटाने के लिए ईसीआई क्या कर रही है, एसआईआर ला रही है। इसके अलावा देखो बिहार में ये भी है कि आप बिहार अगर आप देखें तो इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है विद नेपाल। देयर में भी कंसर्न्स रिगार्डिंग द इलीगल माइग्रेशन ऑल्सो फ्रॉम नेपाल साइड, ठीक है। अगर नेपाल से कुछ लोग आए हैं, कुछ इलीगल माइग्रेशन हुआ है, तो वहां पर उनका क्या है, उनका सिटीजनशिप का जो दावा है, जो ऑब्जेक्शन है, वो क्या है, वहां पर उनको डॉक्यूमेंट प्रूफ देना होगा। अगर वो इलीगल है तो वो दे कांट वोट इन द इलेक्शन ऑफ बिहार, ठीक है। तो उस प्रोसेस को जो है स्मूथ करने के लिए, इन्फिल्ट्रेशन जो है उस कंसर्न्स को देखने के लिए यहाँ पर एसआईआर लाई गई है। एक और पॉइंट देखिए, ट्रांसपेरेंसी इन हाई स्टेक इलेक्शंस, मींस जो इलेक्शंस आने वाले हैं बिहार में, चाहे वो लोकसभा के हों या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के हों, तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए यहाँ पर एसआईआर को लाया गया। तो दीज आर द पॉइंट्स व्हाई एसआईआर इज बीइंग कंडक्टेड इन बिहार, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आप जो है एज इट इज आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए डिबेट, तो आखिर डिबेट क्या है, क्यों एसआईआर जो है लोग इसका फेवर भी कर रहे हैं, और देयर आर पीपल हु आर अगेंस्ट दी एसआईआर और दे आर क्रिटिसाइजिंग दी प्रोसेस ऑफ एसआईआर, कि क्यों जो है एसआईआर जरूरी भी है, और जो है एसआईआर को सही ढंग से क्या लागू नहीं किया गया है, क्या ये प्रोसेस है जो है थोड़ी हैप्पीजार्ड मैनर में लाई गई है, ठीक है। तो अगर हम देखें सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, तो व्हाट आर द सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स इन द इन द फेवर ऑफ और एसआईआर ऑफ बिहार, ठीक है। तो ईसीआई ने क्या तर्क दिए हैं यहाँ पर देखिए। एक तो ईसीआई की पावर जो मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दी है, सेक्शन 21 ऑफ आरपीआई एक्ट 1950 में, ठीक है। तो ईसीआई की पावर है स्पेशल रिवीजन वो इलेक्टोरल रूल्स का कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा डुप्लीकेसी, देखिए मैनिपुलेशन तब होता है जब डुप्लीकेशन, मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई इलेक्टर है, वो यहाँ भी रजिस्टर्ड है और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी रजिस्टर्ड है, अदर स्टेट्स में भी रजिस्टर्ड है, तो ये डुप्लीकेशन हो गया इलेक्टोरल रोल्स का। तो इस डिस्क्रिपेंसीज को हटाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर एसआईआर को लाया गया है, ठीक है, ये यहाँ पर तर्क दिया गया है। इसके अलावा देखो पहले जो एसआईआर लाई गई थी उसमें कोई टेक्निकल यूज नहीं था, कोई जीआईएस मैपिंग नहीं थी, ठीक है, जीपीएस मैपिंग हो गई वो नहीं था, तो या डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था। अब जो 2025 वाला एसआईआर है ये प्रॉपर डिजिटाइजेशन के साथ ही लाया गया है, जहां पर मैपिंग भी हो रही है, हाउस होल्ड जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें जीआईएस मैपिंग, जीपीएस मैपिंग भी, सॉरी जीआईएस मैपिंग भी हो रही है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का यहाँ फायदा लिया जा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। इसके अलावा पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी क्लेम्ड, इसका मतलब ये है जब ये प्रोसेस की जाती है, जब एसआईआर किया जाता है, तो जो बीएलए होते हैं या बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको भी साथ में रखा जाता है, वो पूरी जितनी भी ये प्रोसेस है उस पर अपनी नजर रखते हैं, ठीक है। तो कहीं भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है या फिर अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर नहीं है, ठीक। तो लोगों को पहले से ही बता दिया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी इन्वॉल्व किया जाता है इस पूरी प्रोसेस में, ताकि ये पूरी पूरी प्रोसेस क्या रहे, ताकि पूरी की पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहे, ठीक है। उनको भी इलेक्टोरल रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, किनका नाम डिलीट हो रहा है, किनका नाम डिलीट नहीं हो रहा है, कौन नए ऐड किए गए हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ईसीआई प्रोवाइडेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो ये होगा इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कब लिखे जाते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कब लिखे जाते हैं, सॉरी सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कब लिखे जाते हैं, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि क्रिटिकली एग्जामिन द एसआईआर प्रोसेस दैट इज बीइंग हेल्ड इन बिहार, तो क्रिटिकली एग्जामिन मींस यू हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन दी क्वेश्चन, मींस आपको वहां पर प्रोज भी देने हैं, कॉन्स भी देना है, और लास्ट में उसका इंपैक्ट भी क्या होगा वो भी लिखना है, और उसके अलावा व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड फॉर दिस प्रोसेस वो भी आपको मेंशन करना है, और लास्ट में एक कंक्लूजन। ये जो है तरीका है लिखने का, इट इज द बेस्ट प्रोसेस टू राइट अ मेंस आंसर इन योर एग्जाम, ठीक है। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर होगा। ये आपको स्ट्रक्चर जो है तभी आएगा व्हेन यू प्रिपेयर एट होम, जब आप इसकी प्रिपरेशन करोगे, जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जब आप इसका प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, कोई टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन करी है, तो टेस्ट सीरीज में अगर आप आंसर प्रैक्टिस कर रहे हो, लिख रहे हो, तभी जाके ये प्रोसेस जो है वो आप सीख पाएंगे कि क्वेश्चन पढ़ के ही आपको ये पता चल गया कि इसमें क्या स्ट्रक्चर रखना है, स्ट्रक्चर व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं, ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है कि
इसका जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का वो कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। अभी हमने देखा कि सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ठीक, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हमने देखे। अब काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या है। अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देखा जाए तो जो बर्डन है वो किस पे शिफ्ट हो गया, सिटीजन्स पे। मैंने कहा था आपसे जैसे 2003 में जो एसआईआर हुई थी उसमें जो था उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी थी एन्यूमरेटर्स के पास। इसमें क्या है, इसमें एन्यूमरेटर्स जो है वो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। आपको एक फॉर्म देंगे एन्यूमरेशन फॉर्म, वो आपको फिल करना होगा। आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो लगाने होंगे, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया या डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका अपने पेरेंट्स का, वो आपको इसमें देने होंगे। तो ये जो प्रूफ ऑफ बर्डन हो गया वो किस पर शिफ्ट हो गया, सिटीजन्स पे हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा आर्बिट्रेरी कट ऑफ, मींस 2003 को ही बेस मान लिया गया है कि मींस जो 2003 से पहले रजिस्टर्ड हैं उनको एज अ कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल, ये मान लिया गया है। 2003 के बाद जो है उनको ये प्रूफ देने की जरूरत है, ऐसा अब जो है उसमें रूल आया है एसआईआर में, ठीक है। 2003 के बाद मान लीजिए जैसे अभी जो है फ्लडेड एरियाज हैं बिहार के, मान लीजिए सीमांचल एरिया हो गया या फिर जो कोसी के पास वाला जो एरिया है वहां पर फ्लड्स जो है ज्यादा आते हैं। तो फ्लडेड एरियाज में कैसे कोई डॉक्यूमेंट अरेंज करेगा, मान लीजिए किसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे खराब हो गए उसमें, तो उस टाइम पे वो कैसे डॉक्यूमेंट्स जो है अरेंज करेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें कंसर्न्स हैं जो इसमें सामने आ रहे हैं। इसके अलावा देखो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो पहले से अगर आप रजिस्टर्ड हो, आपका नाम ही अगली जो इलेक्टोरल रोल है उसमें ना आए बिकॉज ऑफ द डेडलाइन क्रॉस्ड। मान लीजिए जो डेडलाइन थी वो क्रॉस हो गई। आपको पता होगा कि ईसीआई ने जो है 1 मंथ का टाइम दिया था, ठीक है, सितंबर लास्ट डेट थी। तो इसमें अगर आप देखिए कि अगर ये डेडलाइन क्रॉस हो गई तब क्या, मान लीजिए कोई माइग्रेशन में है, कोई माइग्रेंट है दैट इज हु इज लिविंग आउट ऑफ बिहार, ठीक है, कोई महाराष्ट्र में रह रहा है, तमिलनाडु हो गया या फिर यूपी हो गया, अगर इनमें कोई माइग्रेंट रह रहा है तो वो विद इन द टाइम लिमिट, विद इन द डेडलाइन वो कैसे जो है ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा। एक तो ये कंसर्न हो गया, स्टूडेंट्स हो गए जो बाहर रह रहे हैं, स्टडी हो गया या जॉब हो गई, तो वो कैसे इस डेडलाइन विद इन द डेडलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे। एक तो ये हो गया। तो जो डेडलाइन है ये क्या है, काफी छोटी रखी गई है। लोगों का ये जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि डेडलाइन काफी कम है, अमाउंट काफी ज्यादा है, काफी लोगों को वेरीफाई करना है। तो इतने लोगों को वेरीफाई करना विद इन दिस स्मॉल टाइम लिमिट, ये कैसे पॉसिबल होगा विदाउट एनी एरर, ठीक है, देयर मस्ट बी सम एरर्स आल्सो, ठीक है। इसके अलावा प्रोसीजरल एरर्स, मान लीजिए जैसे आपने अभी न्यूज में देखा होगा, कई न्यूज आ रही हैं कि जो लोग अभी भी मतलब जीवित हैं उनको भी डेथ बताया, कहीं कहीं डिसीज बताया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी की सारी एक्सक्लूजन एरर्स है। मींस हमको वो डॉक्यूमेंट फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से इलेक्टोरल रोल को फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा ताकि जितने भी जो ये एरर्स आ रही हैं वो एरर वहां पर ना रहे। तो यहाँ पर एक देयर इज अ फियर, ठीक है, कि आपका इलेक्टोरल रोल से शायद वोट जो नाम है वो ना रहे उसमें। तो इनको क्लेम भी करना है, इनको वेरीफाई भी करना है, इन सब में क्या है, वी नीड सम टाइम, ऐसा लोगों का कहना है, ठीक है। इसके अलावा देखो ये मैंने आपको बता दिया कि विद इन द डेडलाइन कैसे जो है वो माइग्रेंट्स जो है, स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करेंगे। इसके अलावा कंडक्टेड ओनली इन बिहार, एक कहा जा रहा है, एक इंटेंशनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देयर मस्ट इट सीम्स दैट देयर इज अ इंटेंशन ऑफ ईसीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि आप बिहार में ही क्यों लाए हैं। ये क्या टाइम है कि आप जो है इतने हैफाजार्ड मैनर में, इतने हेस्टी मैनर में आप जो है इसको एसआईआर को बिहार में आप लाए हैं। आप पहले भी तो ला सकते थे, क्योंकि बिहार में अभी क्या है, चुनाव आने वाले हैं नवंबर में, अभी ही क्यों आपको जो है एसआईआर लानी है। आप पहले भी ला सकते हैं, बाद में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पर रेज होता है। तो ये आपने देख लिया यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सॉरी आर्गुमेंट्स हो गए, या फिर जो काउंटर आर्गुमेंट्स हैं वो आपने देखे। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है कि व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड, ठीक है। अब हम बॉडी जो हम लिखते हैं अपने मेंस के आंसर में, उसके सेकंड लास्ट पार्ट में आ गए, इसके बाद कंक्लूजन लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे कि आखिर क्या इसका सॉल्यूशन है, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड अगर देखें, क्लैरिफाई सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स। देखिए जब आधार कार्ड रिलीज हुआ था तो इसमें कहा गया था कि ना तो ये प्रूफ ऑफ बर्थ है और ना ही ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है,
ठीक है, जो आधार कार्ड है उसको सिटीजनशिप का आधार नहीं माना जा सकता, ये आधार कार्ड क्लियरली लिखा हुआ है उसके रूल्स में। अगर ये सिटीजनशिप का अगर आप कहें कि आधार नहीं है तो आप इसको जो है यहाँ पर कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। और बाकी सब जो स्कीम्स हैं उसमें हमने आधार को मैंडेटरी कर रखा है। मींस यहाँ पर क्या है, देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन ऑन आधार ऑथेंटिसिटी, ठीक है। हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो सिटीजनशिप का बेसिस नहीं है, और कहीं कहीं स्कीम्स में हमने क्या कर रखा है, उसको मैंडेटरी कर रखा है। बैंक में लिंक आप कराते हैं आधार कार्ड को, वहां पर क्या है, हमने मैंडेटरी कर रखा है। तो यहाँ पर क्या है, कई सारी कंफ्यूजन है आधार ऑथेंटिकेशन पे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप जो है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स, जो 11 डॉक्यूमेंट्स कहा है एज अ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, उनकी लिस्ट को थोड़ा एनलार्ज कीजिए और उसमें इंक्लूड कीजिए आधार कार्ड को, एपिक नंबर जो मैंने आपको बताया था, जो अगर किसी का ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में नाम लिस्टेड है, उसके बाद ऑलरेडी आइडेंटिटी कार्ड है, तो उसको क्या है, कंसीडर किया जाए। इसके अलावा देखिए, राशन कार्ड हो गया, फिर मनरेगा कार्ड हो गया, तो इनको भी एज अ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट रखा जाए उस लिस्ट में, ताकि लोगों को जो है आसानी रहे उस प्रूफ को लाने में, ठीक, ताकि वो वेरीफाई हो सके आसानी से और कोई इतना मुश्किल खड़ी ना हो उनको वेरीफाई कराने में, ठीक है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को जो है इनमें इंक्लूड किया जाए। तीसरा हो गया एक जुडिशियल ओवरसाइट, मींस ये जितनी भी प्रोसेस है वो जुडिशियल ओवरसाइट के थ्रू एक गुजरे, इन पर जुडिशरी की भी नजर रहे कि ये जो प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंट है और ये जो है ईसीआई जो कर रही है वो क्रेडिबल है, ठीक है। तो देयर मस्ट बी सम जुडिशियल ओवरसाइट ऑल्सो। इसके अलावा देखिए, पास्ट वोटर लिस्ट जो है, अगर उसमें किसी का नाम ऑलरेडी मेंशन्ड है तो ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर वो जीवित है, इफ दैट पर्सन इज अलाइव, तो उसको क्या है, उसको भी कंसीडर किया जाए, उसको कोई फ्रेश डॉक्यूमेंट देने की जरूरत ना पड़े, ठीक। इसके अलावा एक ऑल इंडिया एसआईआर को भी कंडक्ट किया जाए। खाली आप स्टेट वाइज जो है या स्टेट स्पेसिफिक जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर एसआईआर ना कराएं, इसको अगर आप करा रहे हैं तो ऑल इंडिया लेवल पर कराएं, सो दैट द क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ ईसीआई इंटैक्टेड, ओके। यहां पर आपको ये समझना होगा कि जो ईसीआई है वो एक न्यूट्रलिटी के थ्रू काम कर रही है, ठीक। और लास्ट पॉइंट हो गया, डेडलाइन शुड बी स्ट्रेच्ड, मींस जो एक महीने की जो डेडलाइन रखी गई थी उसको थोड़ा क्या किया जाए, स्ट्रेच किया जाए, ताकि एक्सपेंड किया जाए, ताकि लोग जो है वो डॉक्यूमेंट्स को ला सकें विद इन द टाइम लिमिट, वो उसको सबमिट कर सकें और वेरीफाई करा सकें। अगर कोई एक्सक्लूजन एरर है या इंक्लूजन एरर है तो उसको भी विद इन द टाइम लिमिट रेक्टिफाई किया जा सके, ठीक है। तो मेरे को लगता है इतने में आपका जो है दिस मटेरियल इज सफिशिएंट टू राइट अ गुड आंसर इन मेंस, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन बिहार पे, तो अब अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपने पॉइंट्स अगर नोट किए हैं, तो आप आराम से इसको जो है टैकल वहां पर कर पाएंगे और एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके इसके जो माइंड मैप है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो शॉर्ट नोट्स हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कलाम पीसीएस पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक। इसके अलावा देखिए, टेलीग्राम पे अगर आप देखेंगे तो टेलीग्राम प्रैक्टिस क्वेश्चन विद फॉर मेंस, ठीक है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेंस के थ्रू, मेंस में कैसे क्वेश्चन आएगा, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आ सकता है कि डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड द प्रोसेस ऑफ एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स अंडरटेकन इन बिहार। तो क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं और क्या इसकी प्रोसेस है, ये मैंने आपको अभी जो स्लाइड्स थी उसमें मैंने आपको बताया। तो इसको आप आसानी से आप लिख सकते हो। इसके अलावा देखो, हाईलाइट द मेजर इश्यूज, जो मेजर इश्यूज हैं, क्या मेजर इश्यूज आ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि एक्सक्लूजन एरर हो सकता है, या फिर कोई जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट टाइम पे ना कर पाए, ठीक है। काफी बड़ी प्रक्रिया है तो इतने कम टाइम में विदाउट एनी एरर कैसे हो सकती है, ये सब इसमें लिखना है। इसके अलावा सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड, मींस अभी तक मैंने जितना इसमें वीडियो में आपको बताया है, ये पूरा इसका कंप्लीट जो एनालिसिस है वो इस क्वेश्चन में आपको लिखना है और आप आसानी से आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है वो यहाँ तक खत्म होता है। अगर आप आगे देखो तो we have launched the mains answer writing test series. There will be 30 टेस्ट इंक्लूडिंग 8 ऐसे टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 8 ऐसे टेस्ट भी मिलेंगे लिखने के लिए, 8 ऐसे पेपर जो है वो आपको लिखने को मिलेंगे। इसके अलावा उसमें मेंस की जो जीएस के पेपर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर लिखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें
जो है आपको एक गाइडेंस रहेगा, पर्सनल मेंटरशिप रहेगी आयुष कृष्णा सर की, ठीक है। इसके अलावा इस टेस्ट में आपको कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, मॉड्यूल्स जो हम 6 मॉड्यूल्स इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, चाहे ऐसे के रिगार्डिंग मॉड्यूल्स हैं या फिर मार्क्स इंप्रूवमेंट जो बुकलेट्स हैं वो आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप अपने जो मेंस के आंसर हैं वो एनरिच कर पाएं, उसमें वैल्यू एडिशन कर पाएं। ये सारी की सारी जो है इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आप अगर आप चाहो तो आप इसमें सैंपल देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप देखो ये रहा आपका शेड्यूल, किस तरह से जो है टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो टेलीग्राम चैनल है कलाम पीसीएस, कलाम पीसीएस पर हमने एक नई एक्टिविटी स्टार्ट की है, वो है ऐसे की आंसर राइटिंग की। ऐसे आंसर राइटिंग आप जो है मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को 11 AM पर एक टॉपिक आपको टेलीग्राम पे पोस्ट किया जाएगा, उस टॉपिक को आपको अटेम्प्ट करना है, उस ऐसे को आपको अटेम्प्ट करना है। वो जो ऐसे जो है आप लिख के 7 PM पर आप जो है उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। वो जब आप सबमिट करेंगे तो उसके नेक्स्ट डे ही आपको उसका मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये देखिए एक फ्री इनिशिएटिव है कलाम पीसीएस पे, आप इसका बिल्कुल बेनिफिट ले सकते हैं और ये दैट विल डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू इन योर अपकमिंग बिहार पीसीएस मेंस, ठीक है। तो ये एक्टिविटी जो है आप बिल्कुल हमारे चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसमें एक गूगल फॉर्म है जो आप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।